मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूनिट का पार्ट 3 कंप्लीट करेंगे। अभी तक हमने 2 पार्ट्स देख लिए हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसके अंदर हमने ओपैम्प की ब्लॉक डायग्राम, पिन डायग्राम और कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में पढ़ा। आज के इस टॉपिक के अंदर पार्ट 3 के अंदर हम इसके पैरामीटर्स को, डीसी और एसी पैरामीटर्स को कवर करें। तो इस पार्ट में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जैसे कि लास्ट टॉपिक्स हमने कवर किए थे। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता क्या है, उसका ब्लॉक डायग्राम, उसका पेन डायग्राम और उसके बारे में सब हमने पढ़ा था। सेकंड टॉपिक हमने सेकंड पार्ट जो देखा उसके अंदर हमने कवर किया कि उसकी डिफरेंट हम उसके डिफरेंट हमने कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में पढ़ा था। कॉन्फ़िगरेशंस कौन कौन से थे? डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या होता है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या होता है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या होता है, और ये तीनों चीज़ें हमने क्लोज लूप और ओपन लूप दोनों मोड्स के लिए पढ़ी। आज के इस पार्ट 3 में हम कवर करेंगे कि ओपैम्प के पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं। जैसे कि हमने आइडियल और प्रैक्टिकल ओपैम्प्स को फर्स्ट पार्ट में कवर किया था कि आइडियल जो ओपैम्प होता है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। वहीं जब प्रैक्टिकल ओपैम्प बनता है रियलिटी में, तो उसमें क्या क्या डिफरेंसेस आ जाते हैं। वो डिफरेंसेस किस वजह से आते हैं, उन्हें ही हम बोलते हैं ओपैम्प के पैरामीटर्स, और वो डिपेंड करते हैं डीसी कैरेक्टरिस्टिक्स और एसी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। तो ये कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो कि डीसी कंडीशन या एसी कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंजेस होते हैं, जिनकी वजह से हमारे ऑपरेशनल एम्पलीफायर आइडियल से डिफ़र होता जाता है, उसमें उसकी जो आइडियल कंडीशंस हैं उनसे दूर होता जाता है। तो उन सब हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्टली आता भी है कि जब ओपैम्प कॉमन मोड में काम करता है तो वो किस तरीके से जो कॉमन सिग्नल्स होंगे उनको गेन को कैसे रिजेक्ट करेगा, उनको कैसे एम्पलीफाई नहीं करेगा। लास्ट हम देखेंगे ऑफसेट नल टेक्निक्स। ऑफसेट नल टेक्निक्स क्या होती है, जैसे कि अभी हम स्टार्ट करेंगे तो मैं बताऊंगी कि ऑफसेट किसे बोलते हैं। कोई भी एरर सिग्नल होता है उसे हम ऑफसेट बोलते हैं। तो ऑफसेट नल टेक्निक का मतलब हो गया कि जो एरर आई है उसे नल ज़ीरो कैसे करते हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। अब ओपैम्प के पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं और उन्हें हम किस तरीके से मेजर करेंगे। जैसे कि हमारा जो ओपैम्प होता है एक डीसी एम्पलीफायर होता है, लेकिन हम इसके लिए दोनों डीसी और एसी दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ताकि जो ओपैम्प का इजीली हम एनालिसिस कर सकते हैं, क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, कौन कौन सी ट्रबल्स आती हैं, उनको इजीली रेक्टिफाई करके उनको एनालाइज किया जा सकता है, ताकि हम जो ओपैम्प डिज़ाइन करें, ओपैम्प का सर्किट डिज़ाइन करें, उसमें हमारे लिए हेल्पफुल हो। अब बात करती है कि डीसी और एसी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। जैसे कि डीसी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिनके अंदर फ्रिक्वेंसी का कोई भी रोल नहीं हो, मतलब कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो पैरामीटर्स जहाँ पे हमें फ्रिक्वेंसी को कंसीडर या टाइम को कंसीडर नहीं करना पड़ रहा है, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बोलेंगे डीसी कैरेक्टरिस्टिक्स। जहाँ पे सिंपल आपके इनपुट करंट या इनपुट वोल्टेजेस की वजह से या फिर टेम्परेचर की वजह से जो वेरिएशंस आ रहे हैं, जो पैरामीटर्स आ रहे हैं, जिनकी वजह से ओपैम्प की डिज़ाइनिंग में चेंजेस आते हैं, उनको बारे में वो आते हैं हमारे डीसी कैरेक्टरिस्टिक्स में। और वहीं एसी कैरेक्टरिस्टिक्स में वो पैरामीटर्स कंसिडर किए जाते हैं जहाँ पे हम फ्रिक्वेंसी और टाइम की बात करते हैं। तो डीसी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या मतलब है कि एक्चुअल में क्या होता है। ओपैम्प, जब हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि ओपैम्प के 2 इनपुट्स होते हैं, एक होता है इन्वर्टिंग इनपुट और दूसरा होता है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। तो दोनों इनपुट्स के बीच में जब हम दोनों इनपुट लगाते हैं तो हम ये कहते हैं कि आइडियली ओपैम्प के अंदर कोई भी करंट नहीं जाता है। जो भी दोनों इनपुट्स पे हमने करंट लगाए हैं या वोल्टेज लगाए हैं, उनकी वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है, धारा का प्रवाह हो रहा है, वो कोई भी धारा, कोई भी करंट ओपैम्प के अंदर नहीं जाएगी।
वो फीडबैक पाथ को, या फिर जो अगर ओपन लूप है तो वहीं उसी पाथ पे रहेगी, बल्कि ओप एम्प के अंदर नहीं जाती। ओप एम्प के अंदर का जो इंटरनल सर्किट है, इंटरनल डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स या जो बीजेटी ट्रांजिस्टर्स वगैरह लगे होते हैं, वो कभी भी करंट को ड्रॉ नहीं करते सोर्स से। लेकिन अगर हम रियलिटी में बात करें, एक्चुअल ओप एम्प्स के अंदर जो भी हमने सोर्स लगाया है, वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स, वहाँ से ओप एम्प के इनपुट्स करंट को ड्रॉ अपनी ओर ज़रूर लेंगे, खींचेंगे, जिससे कि क्या होता है। और दूसरी बात ये कि जो टेम्परेचर होता है, जैसे जैसे आपने कोई भी टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर चेंजेस हुए तो उसकी वजह से भी ओप एम्प के ऑपरेशन में चेंजेस आ जाते हैं। जैसे ही थोड़ा भी अगर करंट की वैल्यूज़ में या दोनों इनपुट्स के बीच में जो भी हमने लगाया है, इनपुट्स लगाए हैं, उनकी तरफ अगर स्लाइटली भी चेंजेस आता है ओप एम्प का वहाँ से अगर थोड़ा भी वो करंट को ड्रॉ कर लेता है अपनी तरफ या वोल्टेज को अपनी तरफ, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं ओप एम्प के ऑपरेशन में। और अगर ओप एम्प के अंदर टेम्परेचर का हल्का भी वेरिएशन आया तो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके ऑपरेशन में चेंजेस आ जाते हैं। तो इन्हीं सब नॉन आइडियल डीसी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने के लिए हम इसमें ये 4 पॉइंट्स पढ़ेंगे और उनको किस तरीके से कंपनसेट किया जा सकता है, ताकि इन पैरामीटर्स के चेंज होने की वजह से ओप एम्प के ऑपरेशन में कोई भी चेंजेस ना आए। तो वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनपुट ऑफसेट वोल्टेज के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे इनपुट बायस करंट, इनपुट ऑफसेट करंट और थर्मल ड्रिफ्ट। ये तीनों वैल्यूज़ हमारे इनपुट पर डिपेंड कर रही है और थर्मल ड्रिफ्ट डिपेंड करता है टेम्परेचर के चेंज में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एसी कैरेक्टरिस्टिक्स। एसी कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या हो गया कि ज़्यादातर तो जो हमारे इंडस्ट्री के अंदर हम ओप एम्प को यूज़ करते हैं या जो भी इंडस्ट्रियल सर्किट्स होते हैं, वो मेजरली हम बात करें तो उनमें सब में ओप एम्प एज अ डीसी एम्पलीफायर के जैसे ही काम आता है। ऑलमोस्ट सब एप्लीकेशंस में वो डीसी एम्पलीफायर के जैसे ही काम आता है। लेकिन अगर आपने इनपुट में वेरिएशन दिया, इनपुट के टाइम और फ्रिक्वेंसी में अगर चेंजेस आते हैं, तो उस पर ओप एम्प किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, इनपुट में जो भी वेरिएशंस आए उन पे ओप एम्प का आउटपुट कैसे चेंज होता है, कैसे डिपेंड करता है, वो सब आते हैं हमारे एसी कैरेक्टरिस्टिक्स में। और उसमें हम टॉपिक्स पढ़ेंगे कि गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट पे कैसे ओप एम्प डिपेंड करता है, राइज टाइम, स्ल्यू रेट, फुल पावर रिस्पॉन्स एंड देन एसी नॉइज़। लास्ट टॉपिक होगा हमारा कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो का मतलब क्या होता है कि ये एक रेशो है जो कि ये बताता है कि हमारा ओप एम्प को जब हमने ओप एम्प का ब्लॉक डायग्राम देखा था, तो हमने देखा था कि फर्स्ट ब्लॉक डायग्राम का जो फर्स्ट इनपुट स्टेज थी, वो एक डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट था। मतलब कि जिसके 2 इनपुट्स थे, 2 आउटपुट थे। और जब मैंने जब एक्सप्लेन किया था, तो मैंने आपको बताया था कि हम फर्स्ट स्टेज का आउटपुट 2 जगह से लेते हैं। मतलब कि दोनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टिव टर्मिनल से हम आउटपुट लेते हैं। अगर दोनों टर्मिनल्स पे हमने इनपुट पे एसी सिग्नल के साथ साथ अगर कोई भी डीसी सिग्नल चला जाता है, कोई भी कॉमन सिग्नल चला जाता है, कॉमन सिग्नल मतलब नॉइज़, जैसे कि कोई भी एक्सटर्नल नॉइज़ थी, वो दोनों इनपुट्स पे 2 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं हमारे, दोनों इनपुट्स पे वो ओप एम्प के दोनों इनपुट पे अगर सेम सिग्नल चला गया, तो ओप एम्प का आइडियल ओप एम्प की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि उस कॉमन सिग्नल को वो एम्पलीफाई नहीं करे, उसको वो ज़ीरो एम्पलीफाई करे, अटेनुएट कर दे पूरी तरीके से, उसको एम्पलीफिकेशन फैक्टर 0 दे, ताकि वो सिग्नल आगे एम्पलीफाई होके, उसका मैग्नीफिकेशन होके आगे प्रोपोगेट, आगे वाली स्टेजेस में वो ना जाए या आउटपुट में ना आए। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं डीसी कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट पॉइंट है हमारा इनपुट बायस करंट। इनपुट बायस करंट पढ़ने के लिए नीचे हम ये डायग्राम देखते हैं। जैसे कि ओप एम्प के 2 इनपुट्स हैं, प्लस वाला होता है हमारा नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, माइनस वाला होता है इन्वर्टिंग इनपुट। सपोज़ कीजिए, अब यहाँ पे आई बी का मतलब क्या है, ये बेस करंट है, एक तरीके से बायस करंट बोल सकते हो आप। लेकिन जो
ऑप एम्प की फर्स्ट स्टेज होती है वो डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट स्टेज होती है, जिसके अंदर अगर आप डायग्राम को, उस डायग्राम को फिर से याद करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमने वहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर लगाए थे, 2 ट्रांजिस्टर लगे थे। दोनों ट्रांजिस्टर्स के इनपुट कहाँ थे? बेस पे थे, और आउटपुट हमने लिया था कलेक्टर से। तो इन्हीं दोनों प्लस और माइनस जो 2 इनपुट ऑप एम्प के हैं, यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि 2 ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, दोनों ट्रांजिस्टर के एक एक इनपुट है। प्लस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो करंट जा रहा है उसको हमने डिनोट कर दिया IB प्लस से, और जो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे करंट जा रहा है उसको हमने डिनोट कर दिया IB माइनस से। अब जो हमारा BJTs हैं, हम ये मानते हैं कि जब हम ऑप एम्प बना रहे हैं तो जो दोनों इनपुट्स पे 2 BJTs लगे हुए हैं, 2 ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, वो आपस में सिंक्रोनाइज्ड हैं। दोनों इनपुट ट्रांजिस्टर लीनियर रीजन में काम कर रहे हैं और दोनों के बेस करंट हमने सेम अप्लाई किए हैं। तो मतलब ये होता है कि ऑप एम्प का अगर दोनों पे ट्रांजिस्टर्स के बीच में थोड़ा भी मिसमैच हो जाता है, अगर दोनों ट्रांजिस्टर्स जो कि आइडेंटिकल हमने मान के चले थे, अगर उनमें ट्रांजिस्टर में मिसमैच आने की वजह से चेंजेस आ जाते हैं, तो उसकी वजह से आपका जो इनपुट बायस करंट है उसको हम डिनोट करेंगे IB प्लस और IB माइनस। जैसे कि ये जो इनपुट बेस करंट होता है ये बहुत ही थोड़ा होता है, बहुत ही हम इसे माइक्रो एम्पियर में लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा करंट भी फीडबैक पाथ के अंदर या फीडबैक रजिस्टर के अंदर जाके आउटपुट के अंदर चेंजेस ला देता है। तो ये एक इनपुट बायस करंट एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से अगर ये मिसमैच हुआ दोनों ट्रांजिस्टर के बीच में तो दोनों में से करंट ड्रॉ होगा, और दोनों करंट ड्रॉ होने की वजह से एक एवरेज करंट ऑप एम्प के अंदर फ्लो करेगा, जिसकी वजह से आउटपुट कुछ ना कुछ मिलेगा हमें। तो हमें आउटपुट नहीं चाहिए, ऑफसेट आउटपुट हमें नहीं चाहिए होता है। उस ऑफसेट आउटपुट वोल्टेज को हमें ज़ीरो रखना है, तो उसके लिए इनपुट में भी हमें ज़ीरो इनपुट हमें देना चाहिए, जिसके लिए कंडीशन ये रखी गई कि दोनों इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट्स का जो बायस करंट होगा वो एक्सटर्नल सर्किट से लिया जाएगा, और हम डायरेक्टली IB प्लस और IB माइनस वैल्यू का एवरेज निकाल के हम बेस करंट लेंगे, ताकि हमारा ये आइडियली ज़ीरो हो जाए और आउटपुट में हमें कोई भी ऑफसेट ना मिले। नेक्स्ट आता है हमारा इनपुट ऑफसेट करंट। जो दोनों ट्रांजिस्टर्स के हमने बेस टर्मिनल्स पे इनपुट लगाए हैं वही हमारे डुअल इनपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर के इनपुट हैं या ऑप एम्प की इनपुट स्टेज है। तो ऐसे तो हम यही मान के चलते हैं कि जो इनपुट करंट्स ऑप एम्प के अंदर जाएगा वो ट्रांजिस्टर का बेस करंट होगा, और वो ही हम करंट यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर ट्रांजिस्टर के अंदर जो इनपुट बायस करंट है वो मिसमैच होता है दोनों ट्रांजिस्टर के बेस एमिटर वोल्टेज के अंदर, अगर डिफरेंस आ जाता है उसकी वजह से। वहीं अगर इनपुट में जो दोनों ट्रांजिस्टर्स हैं उनमें मिसमैच हो जाए, जैसे कि बीटा वैल्यू चेंज हो गई है, तो इन दोनों के करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। उसी चेंज की वजह से इन जो दोनों करंट्स हैं उन दोनों के डिफरेंस को हम बोलते हैं, डिनोट करते हैं इनपुट ऑफसेट करंट से। इसे क्या कहा जाता है कि दोनों इनपुट्स टर्मिनल्स में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके एल्जेब्रिक डिफरेंस को हम इनपुट ऑफसेट करंट कहते हैं, और इसे हम डिनोट करते हैं IOS से। तो ये दोनों का डिफरेंस होता है, हम यहाँ मॉड लिया है ताकि वो वैल्यू पॉजिटिव हो सके। तो हम जो इनपुट के अंदर इनपुट रेजिस्टेंस लगाते हैं RB, बेस रेजिस्टेंसेस जो होते हैं वो हमारे, उनकी वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से, और अगर दोनों ट्रांजिस्टर्स के बीच में थोड़ा भी डिफरेंस हुआ, करंट की वैल्यू में चेंजेस आया, तो ये करंट की वैल्यू में चेंजेस आने की वजह से दोनों IB इंटू RB ये वोल्टेज ड्रॉप मैग्नीफाई होके एम्पलीफाई होके आउटपुट में एक ऑफसेट दे देता है, जो कि ऑफसेट हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं होता है। ऑफसेट क्या होता है? एक एक्स्ट्रा सिग्नल है, एक्स्ट्रा वोल्टेज है, एरर सिग्नल है जो कि रिक्वायर्ड नहीं है। तो उस वैल्यू को ज़ीरो करने के लिए हम ये मानते हैं कि दोनों करंट्स की वैल्यू, दोनों ड्रॉन जो करंट होंगे दोनों बेस पे, उनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, ताकि उनका डिफरेंस क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा, और कोई भी ऑफसेट करंट हमें नहीं मिलेगा।
आइडियली iOS की वैल्यू 0 होनी चाहिए, लेकिन OPAM 741 IC के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है 200 नैनो एम्पियर। ऑल्दो ये वैल्यू बहुत थोड़ी है, लेकिन फिर भी ये रजिस्टर के साथ में मल्टीप्लाई होके ड्रॉप करके एम्पलीफाई होके आउटपुट में ये ज़्यादा चेंजेस मिली वोल्ट्स के अंदर ये चेंजेस शो कर देते हैं, इसलिए हमें इसकी वैल्यू को 0 रखना होता है। नेक्स्ट है हमारा इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज कब कंसिडर किया जाता है, जैसे सपोज कीजिए आपने दोनों ही इनपुट्स पे OPAM की दोनों इनपुट को ग्राउंड कर दिया, कोई भी आपने इनपुट नहीं लगाया है, ना तो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे ना नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। तो अकॉर्डिंग टू द OPAM आइडियल कंडीशन, अगर आपने इनपुट नहीं लगाया है तो आउटपुट आपको नहीं मिलना चाहिए, आउटपुट 0 होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली OPAM एक आउटपुट, बहुत थोड़ा सा आउटपुट वोल्टेज जनरेट कर देता है। इस आउटपुट वोल्टेज को नलीफाई करने के लिए, 0 करने के लिए हमें दोनों इनपुट में से किसी भी एक इनपुट पे एक ऑफसेट वोल्टेज लगाना पड़ता है, मतलब कि एक एरर वोल्टेज, एक स्मॉल वोल्टेज लगाना पड़ता है। आइडियली तो ये 0 होनी चाहिए, लेकिन OPAM 741 IC के लिए इसकी वैल्यू होती है 2 मिली वोल्ट। तो हम क्या करेंगे कि अगर हमें आउटपुट में बिना इनपुट लगाए कोई भी अगर थोड़ा भी आउटपुट वोल्टेज हमें मिल रहा है, ऑफसेट मिल रहा है, तो उसको 0 करने के लिए हम इनपुट साइड में भी किसी भी एक टर्मिनल पे 2 मिली वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई कर देंगे। ये मैन्युफैक्चरर्स खुद स्पेसिफाई करते हैं ताकि उस इनपुट की वजह से आउटपुट की वैल्यू 0 हो जाए। नेक्स्ट आता है हमारा थर्मल ड्रिफ्ट। थर्मल ड्रिफ्ट का मतलब है कि OPAM के जो पैरामीटर्स हैं वो टेम्परेचर के साथ वेरी होते हैं, सप्लाई वोल्टेज के साथ वेरी होते हैं, टाइम के साथ वेरी होते हैं। तो जो टेम्परेचर के साथ में डिपेंड करता है, टेम्परेचर के साथ जो पैरामीटर्स चेंज होते हैं उसे हम बोलते हैं थर्मल ड्रिफ्ट। जैसे कि सपोज़ कीजिए आपका कोई भी इनपुट या आउटपुट पैरामीटर है, उनकी रेट ऑफ चेंज, मतलब कि किस दर से वो टेम्परेचर की किस दर से वो चेंज हो रहे हैं, वो हम थर्मल ड्रिफ्ट फैक्टर से देंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि रूम टेम्परेचर पे आपने कोई भी नल सर्किट अप्लाई कर दिया, OPAM के ऊपर एक नल टेक्निक अप्लाई कर दी, ऑफसेट नल, जिसका मतलब ये है कि आउटपुट 0 आ रहा है आपको 25 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन बाय सम कंडीशन टेम्परेचर धीरे धीरे सर्किट का इंक्रीज़ हो गया और 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। तब आप देखोगे कि आउटपुट आपको अब जो नल कंडीशंस आपने 0 करने के लिए, आउटपुट 0 करने के लिए लगाई थी, अब वो वहाँ पे आपको आउटपुट मिल रहा है। तो उसे ही हम थर्मल ड्रिफ्ट कहेंगे। ड्रिफ्ट का मतलब होता है चेंज होना, शिफ्ट होना, और थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बदलने की वजह से जो कंडीशंस थी वो फुलफ़िल नहीं हो पाई, वो पैरामीटर्स जो थे वो फुलफ़िल नहीं हो पाए, शिफ्ट हो गए, उसे ही हम बोलते हैं थर्मल ड्रिफ्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं AC कैरेक्टरिस्टिक्स। AC कैरेक्टरिस्टिक्स है मतलब कि फ्रिक्वेंसी और टाइम का रोल ज़रूर होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट क्या होता है। गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसी टर्म है जो कि हम हर एम्पलीफायर के लिए यूज़ करते हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन हो या फिर DC एम्पलीफायर हो या AC एम्पलीफायर हो। गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट का मतलब होता है कि आपका जो एम्पलीफायर है उस पर आपने किसी भी फ्रिक्वेंसी का, समझिए मेरी बात, किसी भी फ्रिक्वेंसी का सिग्नल अप्लाई कर दे, लेकिन उसका जो गेन की वैल्यू है वो सेम रहनी चाहिए, वो फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। तो आइडियल OPAM का जो आइडियल OPAM की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि उसका बैंडविड्थ जो होती है वो इनफाइनाइट होती है। मतलब कि अगर आपने कोई भी सिग्नल कितनी भी फ्रिक्वेंसी का, हाई टू हाई कितनी भी फ्रिक्वेंसी का सिग्नल अप्लाई कर दिया, वो उस सिग्नल को एम्पलीफाई करने की क्षमता रखता है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो वो प्रैक्टिकली नहीं होता है। ओपन लूप गेन अगर 90 dB के साथ में अगर कोई भी DC सिग्नल आपने अप्लाई किया है तो गेन सेम रहना चाहिए, चाहे वो ऑडियो सिग्नल हो या रेडियो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल हो। लेकिन प्रैक्टिकली OPAM का जो गेन होता है वो जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ती है वो डिक्रीज़ होने लग जाता है। ग्राफ कैसा रहता है कि आप मेरा पॉइंटर देखिएगा
कि ग्राफ जैसे जैसे आपकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी, पहले तो फ्लैट लाइन रहेगी और धीरे धीरे आपका ग्राफ डिक्रीज़ होने लग जाता है, फ्रिक्वेंसी के साथ में डिक्रीज़ होने लग जाता है। तो हमारा ग्रीन बैंडविड्थ प्रोडक्ट यही कहता है कि आइडियली तो वो इनफाइनाइट बैंड रहना चाहिए, बट प्रैक्टिकली ओप एम्प का गेन चेंज हो जाता है। चेंज किस वजह से होता है कि जो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वो डिपेंड करता है 1/2πr0C वैल्यू पे। तो कैपेसिटर लगा है और एक रेजिस्टर लगा है, तो इसी कैपेसिटिव कंपोनेंट की वजह से ओप एम्प के अंदर जो कैपेसिटिव कंपोनेंट लगाया है उसकी वजह से आपका जो गेन है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लगता है। और इस फ्रिक्वेंसी के बाद में, जिसे हम कॉर्नर फ्रिक्वेंसी या ब्रेक इन फ्रिक्वेंसी भी बोलते हैं, उसके बाद में गेन की वैल्यू 20 dB पर डिकेड 20 dB पर डिकेड डिके होने लग जाती है। एक डिकेड मतलब कि 10 के ग्रुप में 10 के फैक्टर से 20 dB हर एक ब्लॉक में डिक्रीज़ होने लग जाती है। तो ये गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट ये बताता है कि कौन सी फ्रिक्वेंसी के बाद में आपका जो गेन है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लग जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा राइज टाइम। राइज टाइम का मतलब क्या है कि जैसे आपने कोई भी इनपुट सिग्नल ओप एम्प के अप्लाई किया, तो राइज टाइम उसे कहा जाता है कि उस सिग्नल के अंदर आउटपुट सिग्नल को 10% एम्पलीट्यूड के 10% से 90% एम्पलीट्यूड पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, उसे ही हम राइज टाइम कहते हैं। मतलब कि जैसे 0 से वैल्यू 1 होनी है, तो अगर राइज टाइम की वैल्यू 0 होगी तो जिस टाइम पे 0 से वैल्यू 1 हुई उसी टाइम पे वो आउटपुट में भी रिफ्लेक्ट करेगी। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता। प्रैक्टिकली अगर 0 से 1 आपको आउटपुट जाना है, वैल्यू चेंज हो रही है सिग्नल की, तो एक हमें स्लाइटली स्लोप के साथ में वैल्यू वो इंक्रीज़ होगी और फिर वो वैल्यू 1 होगी। तो जो ये टाइम लगा इन सिग्नल को 10% एम्पलीट्यूड से 90% एम्पलीट्यूड जाने में, उसे हम बोलते हैं राइज टाइम। और अगर कोई भी ओप एम्प फास्ट होगा, अच्छा ओप एम्प, आइडियल ओप एम्प, फास्टर ओप एम्प होगा, उसका राइज टाइम की वैल्यू बहुत उतनी ही शॉर्ट होगी और आउटपुट सिग्नल एकदम रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म के जैसे हमें दिखेगा। नेक्स्ट आता है हमारा फुल पावर रिस्पॉन्स। फुल पावर रिस्पॉन्स और गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट में डिफरेंस होता है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। फुल पावर रिस्पॉन्स वो बताता है कि वो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी लार्ज एम्पलीट्यूड साइनोसॉइडल वेव की जिसको ओप एम्प बिना किसी डिस्टॉर्शन के एम्पलीफाई कर देता है। मतलब एक साइनोसॉइडल सिग्नल आपने इनपुट में लगाया जिसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है, उस सिग्नल की मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, सबसे अधिक फ्रिक्वेंसी जब तक जिसको ओप एम्प बिना किसी डिस्टॉर्शन के, बिना किसी रुकावट के एम्पलीफाई कर देता है, उस फ्रिक्वेंसी को बोलते हैं फुल पावर रिस्पॉन्स फ्रिक्वेंसी। नेक्स्ट आपका आता है स्ल्यू रेट। स्ल्यू रेट का मतलब क्या है कि स्ल्यू रेट उसे बोलते हैं जैसे कि आपने कोई भी इनपुट सिग्नल अप्लाई किया ओप एम्प के, उस इनपुट सिग्नल के चेंज होने की रेट पे जैसे जैसे इनपुट वोल्टेज चेंज हो रहा है, इनपुट सिग्नल चेंज हो रहा है, आपको उस चेंज की वजह से आउटपुट में भी चेंज दिखना चाहिए। तो स्ल्यू रेट उसे कहा जाता है कि वो मैक्सिमम रेट जिससे कि आउटपुट वोल्टेज भी लार्ज इनपुट वोल्टेज के चेंज की वजह से आउटपुट वोल्टेज भी चेंज दिखा दे, उसे ही हम स्ल्यू रेट कहते हैं। इसे जनरली हम मेजर करते हैं वोल्ट पर माइक्रोसेकंड में। स्ल्यू रेट का फॉर्मूला होता है dV आउट बाय dt का मैक्सिमम वैल्यू। मतलब कि 1 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड का मतलब ये है कि आउटपुट की जो वैल्यू है वो राइज हो या फॉल हो, वो किस रेशो से हो रही है, 1 माइक्रोसेकंड में 1 वोल्ट चेंज हो रहा है, 1 वोल्ट से चेंज हो रहा है इन 1 माइक्रोसेकंड। तो स्ल्यू रेट बताता है कि जैसे ही आपका आउटपुट वैल्यू, आपके इनपुट वैल्यू चेंज हो, उसी अकॉर्डिंग आपका आउटपुट वैल्यू भी चेंज हो जाना चाहिए। तो इसीलिए मतलब उसी अकॉर्डिंग उसी मोमेंट चेंज होना चाहिए, मतलब टाइम नहीं लगना चाहिए। तो t की वैल्यू 0 होगी तो स्ल्यू रेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो हम आइडियली यही बोलते हैं कि आइडियल ओप एम्प की स्ल्यू रेट की वैल्यू होती है इनफाइनाइट।
लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल 741 आईसी की बात करें, 741 ओपैम की बात करें, तो उसकी स्लीव रेट की वैल्यू होती है 0.5 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड। मतलब कि 1 माइक्रोसेकंड के अंदर ओपैम की आउटपुट की वैल्यू 0.5 वोल्ट से चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा एसी नॉइज़। नॉइज़ का मतलब यही होता है एनी अनवांटेड सिग्नल। अगर किसी भी एम्पलीफायर के ओपैम्प एम्पलीफायर के आउटपुट पे कोई भी अनवांटेड सिग्नल आ रहा है तो उसे हम नॉइज़ बोल देते हैं। अगर आउटपुट वोल्टेज के अंदर कोई भी चेंज आया किसकी वजह से, बायस करंट या ऑफसेट करंट या इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, उन सब को तो हम बोलेंगे डीसी नॉइज़। और उन सब के अलावा अगर कोई भी अनवांटेड सिग्नल आता है तो उसे हम बोल देते हैं एसी नॉइज़। नेक्स्ट है हमारा कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो। ये जो टॉपिक है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो का, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन भी आता है डेरिवेशन पे, और इस पे न्यूमेरिकल आते हैं इसके फॉर्मूला पे भी। तो जैसे आपने दोनों ओपैम के दोनों इनपुट्स पे एक से कोई भी सिग्नल अप्लाई किया, दोनों इक्वल सिग्नल आपने अप्लाई किए हैं, तो जो डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज होगा वो अनअफेक्टेड रहेगा। मतलब कि आउटपुट अफेक्ट नहीं होगा, आउटपुट ओपैम का अफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे हम प्रैक्टिकल बात करते हैं कि ओपैम के आउटपुट के अंदर अगर कोई भी कॉमन मोड वोल्टेज अप्लाई हो गया है, कॉमन मोड वोल्टेज के अंदर, कॉमन मतलब कि दोनों इनपुट के ऊपर अगर कॉमन सिग्नल चला गया है तो उसकी वजह से आउटपुट के अंदर चेंजेस आ जाते हैं, आउटपुट भी बदल जाता है, जबकि आउटपुट चेंज नहीं होना चाहिए। तो उसे ही हम CMRR से डिफाइन करते हैं। तो CMRR की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, दोनों टर्मिनल्स, दोनों इनपुट टर्मिनल्स के बीच में मैचिंग उतनी ही ज़्यादा होगी, और आउटपुट में जो कॉमन मोड वोल्टेज है उसकी वैल्यू उतनी ही कम होगी। तो हमें यही रिक्वायरमेंट है कि हमारे आउटपुट के अंदर कॉमन मोड सिग्नल, मतलब कि कॉमन मोड वोल्टेज नहीं आना चाहिए। उस वोल्टेज को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए हम CMRR की वैल्यू को अधिक रखते हैं, उसको रिजेक्ट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि किसी भी ओपैम का CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो, वो रेशो है जो कि बताता है कि कॉमन मोड गेन टू डिफरेंशियल गेन टू कॉमन मोड गेन कितना है। मतलब कि उस जब हम इसे क्या CMRR को डिफाइन करते हैं AD/ACM से, तो यहाँ AD की वैल्यू, AD डिफाइन किया गया है डिफरेंशियल गेन से, और ACM डिफाइन किया गया है कॉमन मोड गेन से। इनका मतलब क्या हुआ कि जो दो इनपुट्स अप्लाई किए हैं उन दोनों इनपुट वोल्टेज के डिफरेंस, जो कि ओपैम की मेन फंक्शनैलिटी है कि वो दोनों के डिफरेंस को ही एम्पलीफाई करता है, तो उस डिफरेंस वोल्टेज को कितना एम्पलीफाई कर रहा है उसे डिफाइन करते हैं हम AD से, उसको कितना गेन दे रहा है। और जो दोनों वोल्टेजेस के साथ में कॉमन मोड सिग्नल चला गया है, कॉमन मोड वोल्टेज चला गया है, उसको गेन दिया गया है, उसकी वैल्यू है ACM। तो रिक्वायरमेंट क्या है कि ACM की वैल्यू 0 होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए, ताकि CMRR की वैल्यू अधिक हो, रिजेक्ट रेशो अधिक हो। अगर इसे हमें dB में रेफर करना है, एक्सप्रेस करना है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 20 log AD/ACM। अगर जो हमने दोनों इनपुट्स लगाए हैं उनकी वैल्यू है V1 V2 और आउटपुट सिग्नल है Vout, तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, A इंटू V1 माइनस V2, A इंटू VD। डिफरेंस होता है V1 माइनस V2, दोनों वोल्टेजेस, दोनों इनपुट सिग्नल्स के बीच का डिफरेंस, जो कि हमें ज़रूरत होती है। और VCM, कॉमन सिग्नल को डिफाइन किया जाता है दोनों इनपुट वोल्टेजेस के एवरेज को। तो अगर आपने एक V1 मतलब V1 इनपुट जो अप्लाई किया है उसको अगर वोल्टेज गेन A1 दिया जा रहा है, और V2 इनपुट वोल्टेज को A2 वोल्टेज गेन दिया जा रहा है, तो डिफरेंशियल गेन को डिफाइन किया जाता है A1 माइनस A2/2 से, और कॉमन मोड गेन को डिफाइन किया जाता है A1 प्लस A2 से। तो इस तरीके से जो भी हमने इनपुट सिग्नल्स अप्लाई किए हैं उनको डिफरेंशियल गेन कितना मिलेगा, उनको कॉमन मोड गेन कितना मिलेगा, वो हम इन दोनों फार्मूला से निकाल सकते हैं। आउटपुट की वैल्यू कितनी होगी हमारी, A इंटू VD और VCM की वैल्यूज़ क्या होंगी, और वहीं हमारा CMRR को वैल्यू को हम AD/ACM से डिफाइन करेंगे। तो इन तीनों फार्मूलाज पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, और हमारी कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो के बारे में क्वेश्चन डायरेक्टली भी आता है।
तो इस तरीके से हम CMRR को डिफाइन करते हैं, रेशियो ऑफ डिफरेंशियल गेन टू कॉमन मोड गेन। आइडियली इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है, बट प्रैक्टिकली इट्स हायर वैल्यू, वेरी हाई वैल्यू। नेक्स्ट आता है हमारा ऑफसेट नल टेक्निक। ऑफसेट नल टेक्निक का मतलब क्या हुआ कि जो अभी तक हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े सारे DC AC कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके बीच में जो भी इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, ऑफसेट करंट, थर्मल ड्रिफ्ट, तो ये सब क्या है कि ये सब आउटपुट के अंदर जो भी ऑफसेट आ रहा है उसको बता रहे हैं कि वो किस किस वजह से आ रहा है। अब इस ऑफसेट वैल्यू को, इस एरर वैल्यू को आउटपुट से ज़ीरो करने के लिए, नल करने के लिए हम क्या टेक्निक यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर ऑप एम्प के मैंने बताया था पिन डायग्राम के अंदर कि 2 और 3 पिन्स हमारी इनपुट पिन्स होती है, 7 और 4 सप्लाई वोल्टेजेस के लिए होती है, 6 हमारी आउटपुट के लिए, और 1 और 5th पिन नंबर 1 एंड पिन नंबर 5 हमारी जो पिन्स होती हैं वो ऑफसेट नल के लिए यूज़ की जाती है। तो जब दोनों ऑप एम्प्स इनपुट के ग्राउंडेड हैं तो वहाँ पे आइडियली तो कोई भी आउटपुट नहीं मिलना चाहिए, बट फिर भी वहाँ पे हमेशा एक आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज प्रेजेंट होता ही है। तो हमें एडजस्टमेंट किए जाते हैं ताकि ये जो भी ऑफसेट एरर्स आ रही हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाए। वो सब एलिमिनेट किससे की जाएंगी, जो हमने अभी पैरामीटर्स पढ़े उनसे। लेकिन अगर ये ऑफसेट वोल्टेजेस कांस्टेंट नहीं है, मतलब ये कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं टेम्परेचर पे या अदर फैक्टर की वजह से, ये सप्लाई वोल्टेज और इन सब की वजह से बार बार बदल रहे हैं, तो उनको ज़ीरो करने के लिए, उनको नल करने के लिए हम ये टेक्निक, नल टेक्निक यूज़ करेंगे। इसमें क्या किया जाता है कि पिन नंबर 1 और पिन नंबर 5 के बीच में एक पोटेंशियोमीटर किसे कहते हैं कि एक रजिस्टर ही होता है, लेकिन वेरिएबल रजिस्टर, जो कि जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, वो कनेक्ट करेंगे। पोटेंशियोमीटर हम एक्सटर्नली दोनों पिन्स के बीच में कनेक्ट करेंगे, और जो उस पोटेंशियोमीटर का वाइपर होगा, चेंज करने के लिए वैल्यू चेंज करने वाला होगा, उसे हम VCC, नेगेटिव VCC से अप्लाई कर देंगे। तो जैसे जैसे इस वाइपर को मूव करेंगे, रजिस्टर की वैल्यू चेंज होगी, और इस चेंज की वजह से ऑफसेट आउटपुट वोल्टेज को ज़ीरो कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से हम आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज को पोटेंशियोमीटर की हेल्प से ज़ीरो करेंगे। इसे ही हम ऑफसेट नल टेक्निक कहते हैं। थैंक यू। इस तरीके से हमारे 3 पार्ट्स अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं, और तीनों पार्ट्स बैक टू बैक मैंने डाले हैं, आप उन्हें देखिएगा। फिर हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे इसकी एप्लीकेशंस।